तो हम लोग देखेंगे हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर होता क्या है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइग्रोमीटर हमारे लिए क्या क्या चीज़ें बेनिफिशियली हो सकता है। तो और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 16 को हमने देखा था, लेकिन 15 नहीं देखा था। तो 15 क्वेश्चन देखेंगे, फिर 15 17 इस तरह से क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइग्रोमीटर क्या होता है 15 क्वेश्चन को लगाने के लिए। ठीक है। तो हाइग्रोमीटर जो होता है, हाइग्रोमीटर इज द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज, इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, मतलब हवा में कितना वाटर है, वाटर वेपर है, इसको मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, हाइग्रोमीटर। मतलब वाटर में कितना वेपर है, वाटर वेपर है मतलब पानी की बूंदें कितना है। ठीक है। उसी चीज़ को मेजर करने के लिए एग्जाम्पल वेदर स्टेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। हाइग्रोमीटर यूज टू द मेजर ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ग्रीन हाउस हाइग्रोमीटर हेल्प कंट्रोल मॉइस्चर ऑफ द प्लांट, प्लांट के मॉइस्चर को भी कंट्रोल करता है। अगर हम लोग दूसरा देखो बैरोमीटर, बैरोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में, मतलब हम बैठे हुए हैं तो हमारे ऊपर कितना एयर का दबाव लग रहा है, उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। मतलब हमारे ऊपर दबाव, यहाँ पे जो भी चीज़ें रखी हुई है उस पे एयर का दबाव है, उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोमीटर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें मेट्रोलॉजिस्ट यूज, जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट आपको याद होगा जो वेदर को मेजर करते हैं, उसे प्रिडिक्ट करते हैं, उसे मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। देखो फॉलिंग बैरोमीटर, मतलब अगर बैरोमीटर में अगर नीचे गिर रहा है तो मतलब इसका मतलब है स्ट्रोम आने वाला है या रैन आने वाला है। अगर राइजिंग बैरोमीटर, अगर बैरोमीटर अगर बढ़ रहा है तो समझ लीजिए क्लियर मौसम होगा और सनी वेदर होगा, मतलब साफ मौसम होगा। एनोमीटर क्या होता है, एनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू द मेजर ऑफ विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, एनोमीटर से हम लोग विंड डायरेक्शन मेजर करते हैं। एग्जांपल क्या, एयरपोर्ट शिप एनोमीटर, एनोमीटर मेजर विंड स्पीड, सेफ फ्लाइट टेक ऑफ, इन सब चीज़ों के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। विंड, विंड फार्मर यूज टू द चेक विंड स्ट्रेंथ, मतलब विंड स्ट्रेंथ क्या है इस चीज़ को चेक करने के लिए विंड फार्मर क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एंड अगर हम लोग देखा जाए तो विंड फार्मर, फार्मर जो है इस तरह से चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में टरबाइन, रनिंग टरबाइन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एनोमीटर जो होता है विंड स्पीड या विंड का डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग एनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर जो होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कितना हीट है कितना गर्म है, इसको एग्जांपल देख लेते हैं। मेडिकल में यूज होता है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 से अगर बढ़ा तो हमें बुखार हो जाता है, फीवर जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड अगर देखा जाए आउटडोर थर्मोमीटर, बाहर का जैसे रूम टेम्परेचर या बाहर का भी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि डिफरेंस हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी के लिए मेजर होता है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, थर्मोमीटर टेम्परेचर वेदर, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, ये चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। एक क्विक डिफरेंस आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द साइंटिफिक टूल यूज टू द मेजर ऑफ द विंड स्पीड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। बैरोमीटर जो है आपका किसके लिए इस्तेमाल होता है, कमेंट करो। हाइग्रोमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है, फिर थोड़ी देर मैंने आप लोगों को बताया। तो हमारा एनोमीटर जो होता है हमारा विंड स्पीड मेजर करने के लिए किया जाता है। थर्मोमीटर टेम्परेचर, हाइग्रोमीटर मतलब एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है। ठीक है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब हम 16 को पिछले लेक्चर में देखे थे, तो हम 17 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है ना। डिफॉरेस्टेशन आप लोग पहले से जानते हैं, डिफॉरेस्टेशन मतलब कि प्लांट को काटना लार्ज स्केल पे, उसी को हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है ना। एग्रीकल्चर के लिए सभी लोग हटाते हैं, माइनिंग के लिए, किसी कई कारणों से हम लोग अमेजोन जंगल में जो है बहुत तेज़ी से इसको हटाया जा रहा है। सोयाबीन फार्मिंग के लिए, कैटल रेंचिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, द लीड ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एक एरिया में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही है तो समझ जाओ समस्या है। ओशियन एसिडिफिकेशन मतलब ओशियन में एसिड, एसिड का मतलब क्या हो रहा है कि इसमें जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के जिसके कारण ओशियन एसिडिफिकेशन होता है। इसका एग्जांपल है कि वहाँ पे जो है एसिडिफिकेशन होने के कारण जो है कैल्शियम कार्बोनेट सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है कोरल लीफ के, जिसके कारण वो क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती है। मेराइन लाइफ सच एज द ओस्ट्रस क्लेम्स एंड प्लैंक्टॉन्स are used to the
दिस टाइप ऑफ अफेक्टेड करता है इन सब चीज़ों को लेकर के। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? डिफिनेशन: यूट्रोफिकेशन इज द एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर बॉडी कॉज बाय द न्यूट्रिशन ऑफ। यूट्रोफिकेशन का मतलब, यूट्रोफिकेशन एक ऐसा जो होता है जिसमें एक्सेस ग्रोथ होता है एल्गी का, मतलब उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस, फर्टिलाइजर भी कभी कभी गिर जाता है पानी में, तो उसको हम लोग यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। मतलब उसमें एल्गी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और एल्गी उसमें मर भी जाएंगी। व्हेन एल्गी डाई एंड डिकम्पोज, मतलब ऐसे केस में इसमें एल्गी क्या होगी? डाई हो जाएगी और डिकम्पोज हो जाएगी उसमें, जिसके कारण उसमें ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से यूज होगा इन वाटर में, और जो दूसरे जीव होंगे वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो डेड जोन बन जाता है। गल्फ मैक्सिको में देखने के लिए ऐसी घटना देखने के लिए मिला था, जिसमें फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा मात्रा में गिर गया था। ठीक है। एंड फिश एंड एक्वेटिक एनिमल डाई बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है फिश और एक्वेटिक एनिमल्स डेड हुए थे। एयर पोल्यूशन आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं। एयर पोल्यूशन इज द कंटेन एयर बाय द हार्मफुल ऑफ गैसेस, केमिकल, प्लास्टिक कैन हार्म द ह्यूमन हेल्थ, एनिमल, प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल दिल्ली इंडिया में जो व्हीकल पोल्यूशन हो रहा है, इमंसन हो रहा है, ये सब जो है काज ऑफ द रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, एंड यहाँ तक के आँख से देखने की पेयरबिलिटी भी चली जाती है। तो डिफॉरेस्टेशन हमारा एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा बताओ? लॉगिंग एंड एग्रीकल्चर। अभी मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर के लिए क्या होगा, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा हो जाएगा ये थर्ड। ठीक है। ओशियन एसिडिफिकेशन, एक्सेसिव न्यूट्रिशन रन ऑफ, अगर आपने स्टेटमेंट साइज देखा है तो मिलेगा। यूट्रोफिकेशन, मतलब इसमें क्या हो सकता है यूट्रोफिकेशन? ठीक है। यूट्रोफिकेशन में हमारा जो होता है, सॉरी कुछ गलत हो गया मे बी। ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू द ओशियन, सॉरी ओशियन एसिडिफिकेशन। ओशियन एसिडिफिकेशन जो होगा हमारा सेकंड होगा। ग्रीन हाउस इमंसन होता है। ग्रीन हाउस इमंसन का मतलब होता है कि जो ग्रीन गैसेस होती हैं उनको ये क्या करती हैं, ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस को। ठीक है। एंड ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के इस्तेमाल करती है। और ये डिजर्टिफिकेशन हमारा थर्ड हो जाएगा। और वहीं पे यूट्रोफिकेशन एक्सेसिव न्यूट्रिशन ऑफ होता है। ठीक है ना। एयर पोल्यूशन जो होगा हमारा एक केमिकल पोल्यूशन है, तो हमारा जो होगा ए ऑप्शन क्या होगा, सही है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इन्वायरमेंटल इशू इज प्राइमरी काज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? देखो एसिड रेन, ठीक है ना, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन आपको पता ही है, मेराइन पोल्यूशन। हाँ, एक तरह का से मेराइन में जो पोल्यूशन होता है, जैसे कि प्लास्टिक और बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि जाते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं रैन, एसिडिक रैन क्या होता है, सॉइल इरोजन, मेराइन, ये सारी चीज़ों को। एसिडिक रैन जनरली जो होता है, रैन दैट बिकम एसिड ड्यू टू द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एयर। एयर में अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो जैसे कि ताजमहल डैमेज हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? एसिड रैन के कारण। ठीक है ना। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल का जो होता है एक एक लेयर, मतलब ऊपर से जो होता है बाढ़ या फिर वियरिंग अवे विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा सॉइल के लेयर को हटाना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। एग्जांपल हैवी रेनफॉल कॉजिंग द सॉइल इरोजन। मेराइन पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन ऑफ सी एंड ओशियन बाय प्लास्टिक। प्लास्टिक एक तरह से हम, आप समझ ही रहे हैं, प्लास्टिक, केमिकल एंड अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब ऐसे जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो लिविंग बींग उसको नष्ट नहीं कर सकते, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल प्लास्टिक बॉटल एंड बैग, पॉलीथीन इन द पैसिफिक ओशियन हार्मफुल द टर्टल्स एंड फिश। टर्टल और फिश को ये सब क्या कर रही है? प्लास्टिक बॉटल्स और ये सारी चीज़ें जो है नुकसान कर रही है। ठीक है ना। डिजर्टिफिकेशन आप जानते ही हैं, कन्वर्जन ऑफ द फर्टिलाइजर इनटू द डिजर्ट ड्यू टू द ओवर ग्रेजिंग या डिफॉरेस्टेशन एंड ड्रॉप। डिजर्टिफिकेशन मतलब डिजर्ट बदल जाना, मतलब वहाँ पे प्लांट फर्टिलाइजर सारी चीज़ें क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, उसे हम लोग डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब उसको चाहे ओवर प्लांट काट दो या फिर वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग कर लो, मतलब जो भी है, ड्राफ आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो दैट्स। तो सहारा रीजन एक्सपेंडिंग इनटू द फ्रॉम लैंड। ठीक है ना, फॉर्म लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसका जो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, मेराइन में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जाता है, तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सिंथेसिस पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं सनलाइट पड़ेगा, तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होता है। क्लोरोफिल इन द लीफ एब्जॉर्ब द सनलाइट, पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ता है, ठीक है। जब इसको तोड़ेगा तो इसमें से क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होता है। मतलब जब वाटर टूटता है तो वहाँ से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है वाटर के टूटने से, ये बात अपने दिमाग। फिर कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, फिर कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में चेंज। हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट सही है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन सही है, कन्वर्जन ऑफ CO2 टू ग्लूकोज, हमको लग रहा है पहला ही ऑप्शन इसका सही है। क्यों, पहला ही ऑप्शन सही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, मैंने पहला क्या बताया, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। फिर कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज। अच्छा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन। देखो एक्चुअल में ये जो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होता है स्टोमेटा से लेट में रिलीज होता है, मतलब बाद में रिलीज होता है। तो जैसे कि जब हमने इस यहाँ पे समझाया है कि पहले क्या होगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है मतलब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एयर, मतलब कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। एक्चुअल में ऑक्सीजन पहले रिलीज हो जाता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है। तो पहला ऑप्शन हम इसको सही मान सकते हैं। लेकिन अगर कुछ बेसिस से अगर हम लोग कहें कि जो है ऑक्सीजन रिलीज होना एक लेटर प्रोसेस है, मतलब बाद वाला प्रोसेस है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज, ठीक है ना। फिर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, एक्चुअल में ऑक्सीजन रिलीज जब वाटर स्प्लिटिंग होता है तभी हो जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में देखें कि कौन सा स्टेप हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है टूटने के बाद जो है ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जा रहा है, दैट टाइम ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ठीक है। वाटर जब टूटेगा, ठीक है ना, तब कार्बन डाइऑक्साइड इधर बनना स्टार्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन इधर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो वी कैन से हमने एक एक प्रोसेस को यहाँ पे समझा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड कन्वर्जन ऑफ, तो आप इसको फर्स्ट रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीजिंग को थर्ड रखिए आप, ठीक है ना, आपके लेवल पे। और ये जो है आप सेकंड रखिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिजर्टिफिकेशन। फिर से वही आ गया, जब हम किसी भी फसल को डिजर्ट बनाते हैं, ओवर ग्रेजिंग या डाफ्ट आ जाता है। एग्जाम्पल से सेहल रीजन इन अफ्रीका में भी ऐसा देखने के लिए, टर्निंग इनटू डिजर्ट ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ लैंड एंड लैक ऑफ रेनफॉल, बारिश की कमी और इन सब चीज़ों की वजह से। एसिड एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन डिजर्टिफिकेशन, रेन मिक्स विथ एसिड, जब रेन जो है एसिड के साथ मिक्स हो जाता है तो उसी को एसिड रेन बोलते हैं। पहले भी बता चुके हैं, ताजमहल ऑफ इंडिया। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर, जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है। ऐसे केस में मैंने आपको क्लास में कई बार बता चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण पेड़ को कम लगाना, ठीक है। तो एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर इन द अंटार्कटिका ड्यू टू द राइजिंग ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है। एंड इंक्रीज ऑफ यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट किरण का डिफिनेशन। व्हेन द ओजोन लेयर बिकम थिन इट कैन नॉट ब्लॉक हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रे फ्रॉम द सनलाइट अलाउ मोर यूविएशन, मतलब कि जब जो है यूवी रेडिएशन जो ओजोन लेयर होता है वो बहुत पतला हो जाएगा, तो ऐसे केस में जो है ये अल्ट्रावायलेट रे ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ पे आएगा, जिसके कारण जो है इंक्रीज होता है सारी चीज़ें। जैसे एग्जांपल हायर यू बी एक्सपोज द ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका वेयर द जोन होल एग्जिस्ट द हैज़ लीड टू द इंक्रीज की मतलब काज ऑफ स्किन कैंसर आई कंट्रैक्टर्स, ठीक है। अब इसमें देखिए एग्जांपल क्या आ गया, विच इन्वायरमेंटल इशू प्राइमरी लिंक टू द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को थिन होने से क्या होता है, मतलब इशू क्या होता है। यहाँ पे इशू लिखा हुआ, इशू इज प्राइमरी लिंक टू द ओजोन, अगर लेयर हो रहा है तो डिजर्टिफिकेशन, एसिड एंड ग्लोबल वार्मिंग नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है क्या होगा, इंक्रीज ऑफ यूवी रेडिएशन, ठीक है। थैंक यू क्लास, वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। कमेंट करके बताइए एक एक क्वेश्चन को। थैंक यू।